हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग शंकु परिच्छेद पढ़ रहे थे, कॉनिक सेक्शन, और इसमें आज आपको पढ़ना है अतिपरवलय। लास्ट टॉपिक है आपका ये अतिपरवलय। जब किसी राइट सर्कुलर कोन को किसी भी समतल के द्वारा परिच्छेद करवा दिया जाता है तो हमें चार आकृति यहां जनरेट होती हैं। पहली आकृति वृत्त बनता है, और इसके बाद परवलय, फिर इसके बाद दीर्घवृत्त, और ये आपकी चौथी आकृति है अतिपरवलय बनता है। इसके बारे में समझो भाई, क्या इसको कैसे परिभाषित करेंगे। बच्चों, परिभाषित करने के लिए देखो यहां से एक छोटी सी आकृति पहले यहां बनाएं, और फिर इसके बाद मेरे ख्याल से अच्छी सी बात आपको एकदम स्पष्ट समझ में आएगी। एक यहां पर हम मान लेते हैं कि आपका एक स्थिर बिंदु है। ये क्या है? किसी भी तल पर ये स्थिर बिंदु है, और यहां पर ये आपकी कोई स्थिर रेखा है। ये कोई स्थिर रेखा है, और इस स्थिर रेखा और इस स्थिर बिंदु के बीच में कहीं पर एक बिंदु ऐसा है जो इस प्रकार से चल सकता है। देखो ध्यान से समझना है, इस प्रकार से ये P बिंदु चल सकता है। मान लेते हैं ये बिंदु P है, और ये इस प्रकार से चल सकता है कि स्थिर बिंदु से इसकी दूरी, और ये स्थिर बिंदु से इस बिंदु की दूरी, और ये चर बिंदु की इस स्थिर रेखा से दूरी का अनुपात सदैव 1 से अधिक होता है। ध्यान से समझना है कि ये स्थिर बिंदु है, इसको S से लिख दें, और ये आपका कोई चर बिंदु है जो इस प्रकार से चल सकता है। इस प्रकार से चल सकता है कि इस P बिंदु की इस स्थिर बिंदु से दूरी और P बिंदु की इस स्थिर रेखा से जो दूरी है उसका अनुपात सदैव 1 से अधिक रहता हो। तो ऐसे बिंदु के बिंदुपथ को हम क्या कहते हैं? अतिपरवलय कहते हैं। यहां पर देखो हम परिभाषा इसकी ऐसे लिख सकते हैं। इसकी परिभाषा तो को हम केवल अपने गणित की भाषा में लिखेंगे, बाकी और कुछ नहीं। इसको ऐसे आप समझ सकते हो कि ये PS और PM जो है उसका जो अनुपात होगा वो सदैव 1 से अधिक होगा। अगर ये अनुपात 1 से अधिक रहता है तो इस P बिंदु का जो बिंदुपथ होता है बस उसी को हम अतिपरवलय कहते हैं। यहां पर PS बटे PM जो होता है वो उसकी उत्केंद्रता कहलाता है। PS बटे PM अनुपात को क्या कहते हैं? उत्केंद्रता कहते हैं, इसेंट्रिसिटी, है ना। इसलिए इसको E से डिनोट करते हैं। याद रखना है कि इसकी जो इसेंट्रिसिटी होती है वो 1 से अधिक होती है, ठीक है। क्योंकि PS बटे PM को ही हम PS बटे PM को ही हम E कहते हैं, और इसकी वैल्यू हमेशा याद रखनी है, कितनी होती है? 1 से अधिक होती है। देखो भाई, ऐसे समझो कि ये दूरी ज्यादा है, ये दूरी कम है। अगर ये PS दूरी ज्यादा होगी, जैसे किसी भी भिन्न का अगर हर बड़ा कर दिया जाए, हर छोटा कर दिया जाए, ये 2 कर दिया जाए, इसको 3 कर दें, अंश को बड़ा कर दें, हर को छोटा कर दें, तो निश्चित रूप से हम ऐसा कह सकते हैं कि उसकी वैल्यू 1 से अधिक हो जाएगी। पक्की बात है ना। तो ये दूरी आपकी अधिक होती है और ये दूरी आपकी कम होती है। तो PS बटे PM दूरी का जो अनुपात होगा वो 1 से अधिक होगा, और इसी अनुपात को उत्केंद्रता कहते हैं। इसलिए आपको याद रखना है अतिपरवलय की उत्केंद्रता कितनी होती है? 1 से अधिक होती है। बच्चों, एक बात इसको भी याद रखना है कि जो स्थिर बिंदु होता है इसको नाभि कहते हैं। स्थिर बिंदु को क्या कहते हैं? नाभि। और ये जो स्थिर रेखा है इसको क्या कहते हैं? नियता कहते हैं। स्थिर रेखा को क्या कहते हैं? नियता कहते हैं, ठीक है। एक दूसरी और परिभाषा समझो, एक और दूसरी परिभाषा समझ सकते हो। पहले तो देखो इसको समझें, और इसके बाद एक और परिभाषा आपको बता दें कि मान लेते हैं कि ये आपका कोई समतल है। इस समतल में बहुत ढेर सारे बिंदु हैं। ऐसे बिंदुओं का, इस समतल में स्थित ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ जिसकी 2 स्थिर बिंदुओं से दूरियों का अनुपात सदैव अचर रहता हो। याद करना है, देखो ध्यान से समझना है। हमने ये माना कि इस समतल में बहुत ढेर सारे बिंदु हैं, उनमें से कोई 2 बिंदु हमने यहां ये स्थिर बिंदु ले लिए। क्या ले लिया? ये स्थिर बिंदु ले लिए, और इस स्थिर बिंदु से कोई 2 चर बिंदु जो हमने बताया कि यहां से बहुत ढेर सारे बिंदु हैं, उनकी अगर इस स्थिर बिंदु से दूरी निकाली जाए तो दूरी का अंतर सदैव अचर रहता हो। ऐसे बिंदुओं के बिंदुपथ को क्या कहते हैं? ऐसे बिंदुओं के बिंदुपथ को अतिपरवलय कहते हैं। देखो इसको ऐसे हम यहां डिनोट कर सकते हैं। यहां देखो, ये हम मान लेते हैं कि इस प्रकार से देखो अतिपरवलय का जो फिगर बनाना है
वो इस प्रकार से आपको देखो याद रखना है ये, ठीक है। और ये आपका एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, ये दो बिंदु हमने स्थिर बिंदु लिख लिए। इस बिंदु को हम S1 लिख दें और इस बिंदु को हम S डैश लिख दें या S2 लिख सकते हो, ठीक है। एक बिंदु को हमने स्थिर बिंदु को S1 लिख दिया, एक स्थिर बिंदु को हमने S2 लिख दिया। और ये आपका कोई यहां पर एक बिंदु है, ये बिंदु एक यहां पर है, कोई मान लेते हैं P1 बिंदु है, ठीक है। इस बिंदु को हमने P1 लिख दिया। अगर P1 को S से मिला दिया जाए, यहां देखो इस P1 को काहे से मिला दिया जाए, S से मिला दिया जाए। P1 को S2 से भी यहां इसको मिला दें, देखो इसको भी हमने मिला दिया। P1 को S1 से मिला दिया और P1 को S2 से मिला दिया। तो यहां से आपने देखा कि ये दूरी ज्यादा है, ये दूरी कम है ना। तो इस दूरी में से इस दूरी को घटाएं तो एक निश्चित कोई दूरी मिलेगी, है ना, कोई दूरी तो मिलेगी। इसको इस दूरी में से इस दूरी को घटा दें तो कोई ना कोई दूरी मिलेगी। एक और कोई यहां पर बिंदु है, हमने बताया कि कोई दो चर बिंदु लें। इस एक और कोई दूसरा बिंदु है, मान लेते हैं P2। इस P2 में क्या है, देखो अगर P2 को S2 से मिला दिया जाए, देखो ध्यान से समझना है, P2 को S2 से मिला दिया जाए और इस P2 को S1 से भी मिला दिया जाए, तो इस प्रकार देखो ये दूरी बड़ी है, ये दूरी छोटी है। तो यहां से हम अगर ऐसा लिखना चाहें कि P1 S2 में से P1 S1 घटा दें, P1 S1 घटा दें, तो जितना अंतर मिलेगा वही अंतर इस बिंदु से भी मिलना चाहिए। अगर अंतर ऐसा मिलता है कि P2 S1 माइनस में P2 S2 अगर होता है तो इन दोनों बिंदुओं के बिंदु पथ को क्या कहते हैं, अतिपरवलय कहते हैं। याद करना है, देखो हमने जो बातें बताई हैं अच्छे से समझना है। हमने यहां पर किसी भी समतल में ये दो स्थिर बिंदु ले लिए और इसके बाद यहां पर दो कोई चर बिंदु ले लिए, दो नहीं बहुत ढेर सारे हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत ढेर सारे बिंदु जिनकी दो स्थिर बिंदुओं से दूरियों का अनुपात नहीं, याद रखना है, अंतर सदैव अचर रहता है। तो ऐसे बिंदुओं के बिंदु पथ को क्या कहते हैं, अतिपरवलय कहते हैं। तो बच्चों याद रखिए कि हमने यहां पर केवल दो बिंदु लिखे हैं, P1 और P2। आप बाय द वे इस वाले कर्व पर या इस वाले कर्व पर कहीं भी कोई दो पॉइंट लेके और फिर इन स्थिर बिंदुओं से दूरियों का अंतर देखेंगे तो निश्चित कांस्टेंट ही आएगा, ठीक है। तो अगर अंतर अचर रहता है तो ऐसे सभी बिंदुओं के बिंदु पथ को क्या कहते हैं, अतिपरवलय कहते हैं। इतनी बात ठीक है। आपको ऐसा भी याद रखना है कि यहां पर ये जो स्थिर दो बिंदु हैं इनको हम क्या कहते हैं, नाभि कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभि। तो आपको यहां से ऐसी बात एकदम स्पष्ट समझ में आई होगी कि एक नाभि आपकी ये है, एक नाभि यहां है और दूसरी नाभि यहां है। क्योंकि स्थिर बिंदु दो हैं, इसका मतलब नाभियां भी इसमें कितनी हैं, दो हैं। दो स्थिर बिंदु हैं, दो नाभियां होती हैं। याद रखना है अतिपरवलय की कितनी नाभियां होती हैं, दो नाभियां होती हैं। यदि इन दोनों नाभियों को आपस में इस प्रकार से मिला दिया जाए तो इसको क्या कहते हैं, याद रखना है, इसको हम कहते हैं अनुप्रस्थ अक्ष। क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ अक्ष कहते हैं, ठीक है। अनुप्रस्थ अक्ष इसको कहते हैं। और यहां से एक बात और समझनी है कि इस अनुप्रस्थ अक्ष का जो मध्य बिंदु होगा, ये मध्य बिंदु जो होगा उसको क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ अक्ष का जो मध्य बिंदु होता है वो इसका केंद्र कहलाता है। देखो ये आपकी सब परिभाषाएं याद करने वाली हैं, इनकी सबकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जो अनुप्रस्थ अक्ष है उसका जो मध्य बिंदु होगा उसको क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। तो इसको यहां आप याद रखोगे, इसको क्या कहते हैं, केंद्र, ठीक है। चलो इसको नाम दे देते हैं C। और अगर इस केंद्र पर अनुप्रस्थ अक्ष के लंबवत कोई रेखा इस प्रकार से खींच दी जाए, ये देखिए लंबवत कोई रेखा इस प्रकार से खींच दी जाए तो इस लंबवत रेखा को क्या कहते हैं, इस लंबवत रेखा को संयुग्मी अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुग्मी अक्ष कहते हैं। इसको भी आपको याद रखना है। अनुप्रस्थ अक्ष के जो लंबवत रेखा कहां पर, केंद्र पर खींची जाए उसको क्या कहते हैं, संयुग्मी अक्ष कहते हैं, ठीक है। तो आपने सीखा कि नाभि क्या है, ये अनुप्रस्थ अक्ष का है, क्या है, उसका केंद्र क्या है, उसकी संयुग्मी अक्ष क्या है। इतनी बातें आपने यहां पर सीखी। अब एक और बात समझो कि इस नाभि को P बिंदु से जो मिलाया गया है उसको क्या कहते हैं, इसका भी नाम है, इसको कहते हैं नाभीय त्रिज्या। क्या कहते हैं,
नाभीय त्रिज्या कहते हैं, इसको नाभीय त्रिज्या कहते हैं। P1 S1 के बीच की दूरी है, या ये कहें कि P2 S2 के बीच की दूरी जो है उसको क्या कहते हैं, नाभीय त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, नाभीय त्रिज्या कहते हैं। बच्चों एक बात बता दें कि अगर ये पूरी यहां से यहां तक मिला दी जाए ऐसे करके, देखो ये आपका अतिपरवलय हो गया, और यदि इसको और पीछे तक यूं इस प्रकार से मिला दें तो ये P1 और यहां पर हम कोई दूसरा बिंदु Q डाल लें तो P1 Q जो है वो उसकी नाभीय जीवा कहलाएगी। इसको पूरे को क्या कहोगे, P1 Q को क्या कहोगे, नाभीय जीवा कहोगे। नाभीय जीवा इसको कहते हैं। ठीक है, ये है आपकी P1 S1, ये आपकी नाभीय त्रिज्या है, जबकि P1 Q को हम क्या कहते हैं, नाभीय जीवा कहते हैं। ठीक है, देखो इतनी बातें तो आपने परिभाषाएं ये सारी समझी, और इसके बाद देखो कुछ और बातें जो बहुत मुख्य बातें हैं। देखो इसको इतना आपने नोट कर लिया। इसके बाद देखो अब और थोड़ी आगे की बातें समझेंगे। देखिए कुछ और आगे की बहुत ही मजेदार बातें हैं, देखो इनको बड़े आराम से पूरी बातें समझनी है। अतिपरवलय का समीकरण बच्चों क्या होता है, आपको यहां जानना है। अतिपरवलय का समीकरण, अतिपरवलय का समीकरण। तो अतिपरवलय का समीकरण याद करना है, बिल्कुल सीधा सीधा याद रखना है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। यहां पर आपने देखा होगा कि बीच में अगर प्लस का निशान कर दिया जाए तो ये समीकरण आपका दीर्घवृत्त का समीकरण हो जाता है। ये क्या हो जाता है, दीर्घवृत्त का समीकरण। अगर बीच में प्लस कर दिया जाए और यदि बीच में माइनस कर दिया जाए तो आपका यही समीकरण अतिपरवलय का समीकरण कहलाएगा। इसको हम ऐसा कह सकते हैं, अतिपरवलय का मानक समीकरण। क्या कह सकते हैं इसको, मानक समीकरण इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये अतिपरवलय का मानक समीकरण है, इसको याद रखना है। इसके बारे में कुछ बातें देखो, यहां हम इसका फिगर यहां बनाएंगे और फिर इसके बाद यहां इसकी कुछ बातें यहां नोट करवा देते हैं, जिससे क्वेश्चन करने में बिल्कुल एकदम कोई समस्या नहीं आएगी। एकदम आपको आसान तरीके से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। बच्चों यहां से देखो अतिपरवलय का हम इस प्रकार से फिगर बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से दोनों अक्षों पे इसके मुख खुलते हैं। यहां पर एक नाभि इसकी यहां बनाते हैं, इसको कहते हैं एक नाभि, इसको S नाम दें, और एक दूसरी नाभि इसको हम S डैश नाम दे दें। इस नाभि को आपको याद रखना है AE,0 होता है, और ये दूसरी नाभि -AE,0 आपको याद रखनी है। ये आपका जो केंद्र होता है वो इसको क्या कहते हैं, ये आपका वास्तव में देखा जाए तो हमने क्या किया है, मूल बिंदु हो गया है ना, मूल बिंदु इसका केंद्र बिंदु होता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। दो नाभियां ये हो गई, केंद्र इसका ये हो गया। अच्छा ये देखो एक्स अक्ष को जहां पर काटता है ये A, और यहां पर हम अगर A डैश लिख दें, A और A डैश, ये क्या है, ये आपका A मतलब ये शीर्ष है और ये भी आपका शीर्ष है। इसको क्या कहते हैं, A और A डैश इसके शीर्ष कहलाते हैं। ठीक है, तो इन बातों को यहां लिख लेते हैं। चलो देखो ध्यान से समझना है। पहला यहां पॉइंट डालें और उस पर केंद्र लिख दें। केंद्र इसके कितने होते हैं याद रखना है। किसी भी इस अतिपरवलय का जो केंद्र होता है उसको आपको 0,0 याद रखना है। ठीक है, अतिपरवलय का केंद्र जो मानक रूप में अतिपरवलय का समीकरण है उसका केंद्र कितना होता है, कहना 0,0 होता है। अच्छा इसके शीर्ष कितने होते हैं, शीर्ष हमने जैसा कि चित्र में आपको बताया A डैश इसके शीर्ष होते हैं। ठीक है, इस शीर्ष को आप क्या लिख सकते हैं, यहां से यहां तक की दूरी को A कहते हैं, और ये यहां से यहां तक की दूरी को -A कहते हैं। इसलिए आपको याद रखना है कि शीर्ष के निर्देशांक A,0 ये हो जाएगा, इसके निर्देशांक -A,0 हो जाएंगे। तो दोनों को एक साथ लिख दें तो +-A,0 इसके शीर्ष होते हैं। परवलय अतिपरवलय का जो शीर्ष होता है कैसे डिनोट करते हैं, +-A,0। ठीक है, इसके बाद देखो तीसरा पॉइंट, नाभियां यहां लिख दें। अतिपरवलय की जो दो नाभियां होती हैं उन नाभियों को कैसे लिखते हैं, +-AE,0। एक नाभि होती है AE,0 और दूसरी नाभि होती है -AE,0। ये अतिपरवलय की नाभियां कहलाती हैं। ठीक है, और इसके बाद देखो ध्यान से यहां पर अब हम बात करेंगे, नाभियां हमने लिख ली, शीर्ष। अच्छा नियता देखो और ध्यान से समझना है। ये जो हमने आपको बताया था कि जो एक स्थिर रेखा होती है, तो यहां स्थिर रेखा देखो, एक तो स्थिर रेखा ऐसी यहां बना दे
और एक दूसरी स्थिर रेखा यहां भी आपको बनानी है। दो इसकी स्थिर रेखाएं मतलब दो इसकी नियताएं होती हैं। यहां पर इस नियता को लिखते हैं x बराबर a बटा ई लिखते हैं और इसको लिखते हैं x बराबर माइनस a बटा ई लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिख दें नियताओं के समीकरण, नियता का समीकरण। कभी नियता केवल पूछा जाए तो अभी आपको नियता का समीकरण ही लिखना है। तो याद रखिए नियता का समीकरण x बराबर a बटे ई होता है और माइनस a बटा ई होता है, इसलिए यहां प्लस माइनस a बटा ई आपको याद रखना है। ठीक है, नियता का समीकरण x बराबर प्लस माइनस a बटा ई। ठीक है, इसके बाद देखो अब हमने नियता भी लिख ली। अच्छा, अनुप्रस्थ अक्ष यहां लिख दो। अनुप्रस्थ अक्ष, अनुप्रस्थ अक्ष कितना होगा? अनुप्रस्थ अक्ष आपको लिखना है 2a। ये a बिंदु से a डैश के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ अक्ष कहते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे? 2a, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी a है और यहां से यहां तक की दूरी a है, इसलिए टोटल मिला के a डैश के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 2a। अनुप्रस्थ अक्ष आपको 2a लिखना है। इसके बाद देखो यहां दूसरा है ये संयुग्मी अक्ष। क्या है? संयुग्मी अक्ष। संयुग्मी अक्ष हमने बताया यहां कहां पर बनाना होता है? यहां पर जो आपका अनुप्रस्थ अक्ष है उसके मध्य बिंदु पर लंबवत रेखा खींच देते हैं, एक्स अक्ष के लंबवत रेखा खींचते हैं, उसको हम संयुग्मी अक्ष कहते हैं। तो संयुग्मी अक्ष याद रखना है 2b होता है। ठीक, अनुप्रस्थ अक्ष 2a, संयुग्मी अक्ष 2b होता है। इसके बाद देखो और एक बात और आगे की बात समझो, एक बात और समझो। यहां पर हम एक ऐसी रेखा खींचे जो ये नाभि पर लंबवत खींच दें। देखो नाभि पर होकर जाए और एक्स अक्ष पर लंबवत रेखा हो, नाभि से होकर जाने वाली रेखा जो एक्स अक्ष पर लंबवत होती है उसको नाभि लंब कहा जाता है। देखो एल और एल डैश इसके नाम हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये एल एल डैश रेखा को क्या कहते हैं? नाभि लंब कहते हैं, नाभि लंब। ठीक है, नाभि लंब जीवा ऐसा भी कह सकते हो, नाभि लंब जीवा है तो ये जीवा लेकिन नाभि पर लंबवत है, इसलिए इसको कहते हैं नाभि लंब जीवा कहें या नाभि लंब कह दें तो अभी एक ही बात है। ठीक है, तो आपको यहां याद रखना है नाभि लंब, नाभि लंब जीवा की लंबाई, नाभि लंब की लंबाई ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो नाभि लंब की लंबाई आपको याद रखना है 2b स्क्वायर अपॉन a होती है। कितनी याद रखना है? नाभि लंब की लंबाई 2b स्क्वायर अपॉन a याद रखनी है। और फाइनल इसके बाद एक लास्ट में इसकी उत्केंद्रता को भी आपको याद रखना है। इसकी उत्केंद्रता कितनी होती है? उत्केंद्रता के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, ई से इसको डिनोट करना है। अगर आपको यहां ना दिख रहा हो देखो यहां से हम अलग से पॉइंट बना लें, ये आपका 8वां नंबर पॉइंट है और इसको हम लिख दें उत्केंद्रता। तो अतपरवलय की जो उत्केंद्रता होती है उसको ई से डिनोट किया जाता है और याद रखिए उसकी उत्केंद्रता को ऐसे लिखेंगे 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, देखो अगर हम बात करें दीर्घवृत्त की तो दीर्घवृत्त के लिए यहां हमने माइनस का निशान लगाया था और अतपरवलय के लिए प्लस का निशान लगाया, बस वही लगभग बात है। ठीक है, तो आपको इतनी बात याद रखनी है कि उत्केंद्रता को कैसे निकालेंगे? √1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, जबकि ए और बी हमें ज्ञात होना चाहिए। ए और बी का मतलब आप समझते हो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के जो नीचे ये लिखा है उसको ए कहेंगे और वाई स्क्वायर के नीचे लिखा है उसको हम बी कहेंगे। ठीक है, तो यहां से हम तुलना करके ए बी की वैल्यू निकालेंगे, उसमें यहां रख के हम उत्केंद्रता ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, या देखो इसी फॉर्मूले को ऐसे भी कन्वर्ट किया जा सकता है, दोनों पक्षों का बाई द बी स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर बराबर 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। या इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा जा सकता है। ठीक है कि नहीं, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो उत्केंद्रता के लिए आपको याद रखना है ई बराबर √1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, या इसको इस फॉर्म में भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो इतना देखो ये हमने एक आपका अतपरवलय बताया जिसके लिए हमने इतनी बातें बताई। इतनी बातों में से कुछ ना कुछ पूछा जाएगा, बाकी और कुछ नहीं। देखो हो सकता है कि आपको इस टाइप का अतपरवलय का समीकरण दिया जाए और इस टाइप के अतपरवलय के समीकरण में आपसे पूछा जाए नाभियां बताइए, नियताओं के समीकरण बताइए। ठीक है, संयुग्मी अक्ष कितना होगा, अनुप्रस्थ अक्ष कितना होगा, या नाभि लंब की लंबाई कितनी होगी, ऐसा आपसे कह सकता है। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि ये नाभियां दी जाएं, शीर्ष दिए जाएं या नियता के समीकरण दिए जाएं, उनकी मदद से हम इस अतपरवलय के समीकरण को भी पूछ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है,
तो दोनों बातें दोनों तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बच्चों ये तो आपका अतपरवलय का जो मानक रूप है वो ये है। एक और बात समझनी है कि अतपरवलय का जो दिया गया पर अतपरवलय है उसका संयुग्मी अतपरवलय क्या होता है, एक टाइप का और प्रश्न आता है। देखो इतनी बातें आपने शायद नोट कर ली हैं तो इसको रब कर लें, है ना। आगे की बात और थोड़ी आगे बात आपको समझनी है। देखो ध्यान से, देखो ये जो हमने अतपरवलय बनाया, इस अतपरवलय का याद रखना है कि जो आपका अनुप्रस्थ अक्ष है वो एक्स अक्ष है। अनुप्रस्थ अक्ष क्या है, ये एक्स अक्ष है, वही तो अनुप्रस्थ अक्ष है। और यदि ऐसा कर दें, देखो ध्यान दें, ये अतपरवलय का जो मानक रूप है वो तो आपका देखो ये लिखा है, ठीक है। अब इस अतपरवलय के इस अतपरवलय का संयुग्मी अतपरवलय क्या होगा। संयुग्मी अतिपरवलय आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको एक बात याद रखनी है कि अगर संयुग्मी अतपरवलय दिया जाए तो उसका रूप कैसा होगा, उसका इक्वेशन कैसा होगा। उसका इक्वेशन आपको याद रखना है कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर, अगर -1 देता है, इस अतपरवलय का संयुग्मी अतपरवलय ये होता है। इस अतपरवलय को क्या कहते हैं, दिए गए अतपरवलय का ये संयुग्मी अतपरवलय है। ये 1 नंबर है और ये आपका दूसरा नंबर डाल देते हैं, ठीक है। इसमें कैसे बनाओगे, देखो इसके लिए भी याद रखो, इसकी जो अनुप्रस्थ अक्ष है वो एक्स अक्ष है। अगर हम इस अतपरवलय को बनाएंगे तो हमें संयुग्मी अतपरवलय वाई अक्ष पर बनानी होगी। देखो इस प्रकार से यहां इसका चित्र भी बना के आपको बता दें। यहां पर देखिए, ये आपका इस तरीके से बनाना है आपको, ठीक है। इधर को ये इस टाइप में आपको अतपरवलय का समीकरण जो मिलेगा, अगर इस टाइप का, तो आपको फिगर इस टाइप का देखो बनाना होगा। ऊपर भी मुख खोलना है, नीचे। अभी हमने कहां पर, इधर एक्स अक्ष के अनुदिश बनाया था। एक्स अक्ष पर दोनों साइडों पर मुख खोला था, तो अनुप्रस्थ अक्ष जो था वो एक्स अक्ष हो गया था। यहां पर अनुप्रस्थ अक्ष क्या हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। यहां देखो ये आपका मूल बिंदु है, ये एक्स अक्ष है और ये है वाई अक्ष, ठीक है। अब समझना है, देखो यहां पर इसकी नाभियां पहुंच जाएंगी। देखो ध्यान दें, ये नाभियां कहां पहुंच जाएंगी, यहां पर। तो और ये शीर्ष आपके हो जाएंगे, देखो, है ना। ये अगर हम यहां पर बी लिख दें, यहां पर बी लिख दें, इसको बी डैश लिख दें, तो यहां पर शीर्ष बिंदु कितने हो जाएंगे, बी और बी डैश, ये इसके शीर्ष बिंदु हो जाएंगे। और जिनको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि इस बिंदु को हम क्या लिख दें, इस बिंदु को हम लिख सकते हैं 0, बी, और इस बिंदु को हम लिख सकते हैं 0, -b। इसके शीर्ष बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। इसकी नाभियां हो जाएंगी 0, बी, और इस नाभि को कहेंगे 0, -b, ठीक। ये नाभियां दो हैं इस अतपरवलय की, ठीक है। इतनी बात ठीक है। यहां पर देखो इसका ये आपका एक बनाना है, ये और एक ये 2 नियताएं आपको यहां बनानी है। इस नियता को लिखेंगे x बराबर, y बराबर, क्या लिखेंगे, y बराबर b/e, और इसको लिखेंगे कितना, y बराबर -b/e। ये नियताओं के समीकरण हो जाएंगे, ठीक है। ये इसका केंद्र बिंदु हो जाएगा। देखो इन सारी परिभाषाओं को यहां पर आप नोट कर लें। अगर इस टाइप का अतपरवलय का समीकरण दिया जाए तो आपको ये कुछ बातें जो हमने अभी परिभाषाएं बताई थी वो कुछ बदल जाएंगी। यहां पर देखो केंद्र तो बिल्कुल नहीं बदलेगा, केंद्र तो आपको वही लिखना है जो पहले वाले अतपरवलय का केंद्र होगा, वही इस अतपरवलय का संयुग्मी अतपरवलय का केंद्र उतना ही होगा, केंद्र नहीं बदलेगा। चलो दूसरे नंबर की बात करो। दूसरे नंबर पे हमने क्या बताया था कि अगर ये संयुग्मी अतपरवलय दिया जाए तो उसका केंद्र तो वही होगा, लेकिन इसके शीर्ष बदल जाएंगे। देखो शीर्ष कितने हो जाएंगे, शीर्ष आपका यह हो जाएगा बी और बी डैश, जो हमने लिखा है यहां पर 0, ±b लिख दें, ठीक है। 0, और 0, -b, ये इसका हो जाएगा शीर्ष। और इसके बाद देखो तीसरे नंबर की बात करें, तीसरे नंबर पर शीर्ष के बाद नाभियां बताओ कितनी हो जाएंगी। नाभियां तो आपको लिखना है, नाभियां हो जाएंगी 0, ±be, ये इसकी नाभियां हो जाएंगी, ठीक है। 0, ±b। अच्छा चौथे नंबर पे आओ, नाभि हो गई, शीर्ष नाभि। नियता बता दो कितनी, देखो नियता के समीकरण बताएं। नियताओं के समीकरण ऐसे लिख सकते हो, नियताओं के समीकरण
नियताओं के समीकरण कितने हो जाएंगे, देखो हमने यहां पर लिख दिए हैं y बराबर प्लस माइनस बी अपॉन ई। ठीक है, नियताओं के समीकरण क्या लिखोगे, y बराबर प्लस माइनस बी अपॉन ई लिखना है। और फिर इसके बाद नियताओं के समीकरण के बाद देखो क्या करना होता है, यहां पर वही बात, अनुप्रस्थ अक्ष बताओ कितना हो जाएगा। हमने बताया कि अनुप्रस्थ अक्ष इसका बदल जाएगा, अनुप्रस्थ अक्ष y अक्ष हो गया, इसलिए अनुप्रस्थ अक्ष बराबर आपको अब 2b लिखना है। ठीक है, यहां पर संयुग्मी अक्ष की बात करें तो संयुग्मी अक्ष ये 2a हो जाएगा। संयुग्मी अक्ष बराबर कितना हो जाएगा, आपको 2a लिखना है। ठीक है, इतनी बात ठीक हो रही, बिल्कुल देखो जस्ट उल्टा हो गया सब कुछ, जहां a होता था वहां b हो गया। ठीक है, इसके बाद देखो यहां से अब हमें बात करते हैं, अगर इतने के बाद देखो नाभिलंब की लंबाई निकाल लो। यहां पर देखो नाभिलंब की लंबाई कितनी आपको लिखनी है, वहां पर क्या थी 2b स्क्वायर अपॉन a थी, इस अतपरवलय की ये आपकी नाभिलंब की लंबाई कितनी थी 2b स्क्वायर अपॉन a, और यहां इसकी लिखनी है 2a स्क्वायर अपॉन b, इसको याद रखना है। ठीक है, 2a स्क्वायर अपॉन b, ये नाभिलंब की लंबाई याद रखनी। ठीक है, और इसके बाद में मेरे ख्याल से और कोई ज्यादा बातें नहीं है, वो इतनी बातें लगभग वहां थी, वही बातें आपको यहां, ये आपका 5वां, ये 6वां और ये आपका 7वां नंबर। ठीक है, तो बच्चों इन सब बातों को याद रखते हुए हम पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है, इतना आप नोट कर लें और फिर स्टार्ट कर देते हैं एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन। ठीक है, इसको नोट कर लें जल्दी से फटाफट। तो आइए बच्चों देखते हैं एक्सरसाइज 11.4 का पहला क्वेश्चन, इसको पहले रब कर लें। ठीक है, इसको रब करके ये 11.4 एक्सरसाइज है ना, 11.4 एक्सरसाइज है, और इसको इसके क्वेश्चनों को करना है। देखो सब कुछ हमने जो बेसिक पढ़ाया है, बस अगर आपने इतना कंप्लीट कर लिया, इस पर अच्छे से फोकस कर लिया, तो मेरे ख्याल से सारे एक्सरसाइज की क्वेश्चन जो है ना बड़े आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करें, तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और इसके बाद देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, यहां पर 1 नंबर से 6 नंबर तक के प्रश्नों के लिए ऐसा कहा गया है कि अतपरवलयों के शीर्ष बताना है, नाभियों के निर्देशांक बताना है, उसकी उत्केंद्रता बतानी है, नाभिलंब जीवा की लंबाई बतानी है। ठीक है, चार हमें चीजें पूछी गई हैं। देखो ध्यान दें, ये आपका अतपरवलय का जो समीकरण दिया गया है वो इस प्रकार से है, एक्स स्क्वायर अपॉन में यहां है 16 माइनस वाई स्क्वायर, और अपॉन में ये दिया गया है 9, और बराबर में यहां लिख दें 1। ये आपका देखो अतपरवलय का समीकरण है। इसमें ये अतपरवलय का समीकरण है, और इसमें प्रश्न आपसे ये कहता है कि पहले तो देखो, पहले इस सवाल को देख के हमें इसकी शकल पहचाननी है कि ये किस टाइप का अतपरवलय है। बच्चों आपको याद रखना है, यहां एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। यहां आप देख सकते हो कि ये आपका देखो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, मतलब ये बड़ा है इससे, है ना, ए का मान बड़ा है बी से, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जो अनुप्रस्थ अक्ष होगा वो एक्स अक्ष होगा। अनुप्रस्थ अक्ष कैसा होगा, एक्स अक्ष जो होगा वो अनुप्रस्थ अक्ष इस अतपरवलय का होगा। तो यहां से आपको एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 से इसकी तुलना करनी है। ठीक है, तुलना करने पर हमें ए और बी की वैल्यू यहां से मिल जाएगी। यहां से देखो ए स्क्वायर का मान 16 मिलेगा, तो यहां से हम ए की वैल्यू 4 निकाल लें, और इसी प्रकार बी स्क्वायर का मान कितना होगा, देखो 9 हो जाएगा। यहां से बी की वैल्यू हम निकालें तो 9 हमें मिल जाएगी। ठीक है, वर्गमूल लें, तो हमने इस तरीके से 9 का वर्गमूल 3 है ना, 3 ले, तो इस तरीके से हमने ए और बी निकाल लिए। अब हमें उत्केंद्रता सबसे पहले यहां निकाल सकते हैं। उत्केंद्रता निकालने के लिए हमने फॉर्मूला बताया कि E बराबर होता है अंडर रूट में 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, या देखो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, या फिर अगर बाय द वे गणना को आसान बनाना है तो दोनों पक्षों का स्क्वायर करके हम इसको इस प्रकार भी याद रख सकते हैं। देखो E स्क्वायर बराबर 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बाद में हम वर्गमूल लें, बात तो एक ही है, लेकिन अगर इसको ऐसे याद रखोगे तो शायद आप गणना में भूल आपसे नहीं होगी। यहां देखो बी स्क्वायर है, और बी स्क्वायर को हम कितना लिखेंगे, 9 लिख दें। बी स्क्वायर को कितना लिख दें, 9, और अपॉन में ए स्क्वायर को हम कितना लिखेंगे, 16 लिख दें। ठीक है, तो 16 एकम 16 9 25, यहां पर हम 25/16 लिख दें,
और जब वर्गमूल लेंगे तो यहां पर 5/4 हो जाएगा। देखो 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल 4। अब आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो कि 5/4 लिखा है, इसका मतलब 1 से बड़ी है, पक्की बात, क्योंकि हर इसका बड़ा है, अंश छोटा है, तो इसको हम 1 से बड़ा तो कहेंगे, पक्की बात है। तो उत्केंद्रता हमने निकाल ली। इसके बाद देखो हमसे क्या क्या बातें पूछी गई हैं, जो पूछा गया है उसी को ज्ञात करेंगे। देखो सबसे पहले तो इसमें शीर्ष कहा गया है। क्या कहा है? शीर्ष बताइए। तो भाई हमें तो इस अतपरवलय का शीर्ष पता है। अतपरवलय का शीर्ष होता है +-a,0 होता है। कितना होता है? +-a,0 अतपरवलय का शीर्ष होता है। तो यहां से +-a की वैल्यू हमने निकाल रखी है 4, तो यहां हम 4,0 लिख दें। सिंपल सी बात है। यहां पर देखो हमसे शीर्ष पूछे गए थे, हमने बता दिए +-4,0, ये इसके शीर्ष हो जाएंगे। इसके बाद देखो नाभियों के निर्देशांक पूछे गए हैं। नाभियों के निर्देशांक बताओ। तो नाभियां भी हमने आपको बताई कि नाभियां होती हैं +-a,0 होती हैं। बोलो होती हैं नहीं? तो यहां से +-a और a की वैल्यू 4, और हमने इसीलिए देखो e पहले निकाल लिया। e हम कितना लिखेंगे? 5/4। उत्केंद्रता 5/4 लिख दें और ,0 लगा दें। तो यहां से 4 से 4 कैंसिल करने से हमें +-5,0 ये आपकी देखो नाभियां हो जाएंगी। इसमें भैया कोई समस्या हो तो बता दो, ठीक है। अच्छा, नाभियों के बाद तीसरे नंबर पे हमसे कहा है इसमें उत्केंद्रता बताओ, जो हमने पहले बता रखी है। नाभि लंब जीवा की लंबाई और अंत में पूछी गई है। तो यहां लिख दें नाभि लंब, क्या लिखेंगे? नाभि लंब जीवा की लंबाई। तो नाभि लंब जीवा की लंबाई भी आपको याद रखनी है, 2b² होती है कि नहीं? तो यहां से देखो 2b² की वैल्यू डायरेक्ट आप लिख सकते हो, b² की वैल्यू 9 लिख दें, और अपॉन में a और a की वैल्यू यहां से देखो हम 4 लिख दें। a बराबर 4 है ना, तो a को हम यहां 4 लिखें। 2 से यहां 2 बार ये कैंसिल कर सकते हैं, तो 9/2 ये आपकी नाभि लंब जीवा की लंबाई हो गई। अब बता दो यहां पर कोई समस्या किसी को? फिट है ना बात बिल्कुल एकदम? तो चलो आगे बढ़ते हैं फिर। देखो अब पहला प्रश्न जो अभी हमने बताया आपको, उसी पैटर्न पर अगर कोई दूसरा प्रश्न आता है तो मेरे ख्याल से उसको आप कर सकते हो। अभी बता देंगे कौन सा प्रश्न कौन से पैटर्न का है। यहां पर 6 प्रश्न पूछे गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां। पहला आपने ये कर लिया। चलो दूसरा प्रश्न देखो दूसरे टाइप का है। हम दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। पहले इसको रब कर लें, ठीक है, नोट कर लिया आपने। इसको रब करके हम दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। तो यहां से देखिए दूसरा जो प्रश्न दिया गया है उसमें अतपरवलय का समीकरण इस प्रकार से है कि y² अपॉन में 9 माइनस में यहां x² और अपॉन में 27 बराबर में 1, ऐसा देखो हमें अतपरवलय का समीकरण दिया गया है। बच्चों इसको देख के हमें पहले ये आइडिया लगाना है कि ये जो अतपरवलय दिया गया है वो किस रूप का है। पहले रूप का है मतलब मानक रूप का है, या उसके संयुग्मी रूप का है। तो बच्चों अगर हम यहां से माइनस का गुणा कर दें तो हमें इसका रूप ऐसे मिलेगा। देखो x² अपॉन 27 ये प्लस का हो जाएगा, और माइनस में y² अपॉन 9 बराबर में -1। देखो अब -1 हो गया ना, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² बराबर -1 जब रूप होता है तब ये संयुग्मी अतपरवलय होता है। यहां से देखो अगर हम इसकी तुलना कर दें, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² बराबर -1 से इसकी तुलना कर दें, -1 से तुलना कर दें तो यहां से हमें a² और b² की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, a² की वैल्यू यहां से देखो 27 मिलेगी, b² की वैल्यू यहां से 9 मिलेगी। तो इसको हम a बराबर 3√3 कह सकते हैं और b बराबर यहां से 3 कह सकते हैं। ठीक है, a और b की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली। अच्छा, ऐसा तो आपने बिल्कुल एकदम दिमाग में सोचा ही रखा होगा कि अगर ये अतपरवलय संयुग्मी अतपरवलय है तो इसका मतलब इसका जो अनुप्रस्थ अक्ष है वो y अक्ष पर होगा, पक्की बात है। तो सारे जो हमने आपको बताया कि इसकी शीर्ष नाभि नियता, ये सारे बदल जाते हैं। क्या क्या हो जाते हैं देखो आपको यहां समझना है। पहले तो उत्केंद्रता निकालनी है। उत्केंद्रता के लिए फॉर्मूला होता है देखो जो आपका पहला x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² बराबर 1। इसका ये इस टाइप का अगर अतपरवलय होता है तो उसके लिए हमने उत्केंद्रता का फॉर्मूला लिखाया है E बराबर √1 प्लस b² अपॉन a² दिखाया कि नहीं। और अगर ऐसा हो ये संयुग्मी अतपरवलय हो, अगर ये संयुग्मी अतपरवलय हो -1 हो
तो ये संयुग्मी अतपरवलय कहलाता है। और जब संयुग्मी अतपरवलय होता है तो इसकी उत्केंद्रता होती है E बराबर √1 प्लस, यहां देखो बदल जाता है, ए स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर और बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर हो जाता है। तो इसकी अतपरवलय की जो उत्केंद्रता होती है वो इस फॉर्मूले से डिनोट करते हैं, √1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो इसकी उत्केंद्रता यहां निकाल लें, स्क्वायर कर दें दोनों पक्षों का, ये ई स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर 1 प्लस यहां ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर लिख लें, ठीक है। तो अब यहां से देखो 1 प्लस ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर को हम यहां 27 लिखेंगे, और अपॉन में बी स्क्वायर को हम 9 लिख दें। तो 9 तिया 27, 3 बार कैंसिल करोगे, 1 में 3 जोड़ के यहां से हमें देखो 4 मिल जाएगा। अब बस इसका वर्गमूल लें, तो ई स्क्वायर की वैल्यू अगर 4 है तो ई बराबर 2 हो जाएगा। देखो अतपरवलय की उत्केंद्रता सदैव 1 से बड़ी होती है, यहां पर 2 निकली, पक्की बात है, सही। अच्छा, अब हमने उत्केंद्रता तो निकाल ली, उत्केंद्रता तो बच्चों निकाल ली। इसके बाद हमसे शीर्ष और पूछे गए हैं, नाभियां पूछी गई हैं, इनको भी देखो यहां निकालना है। यहां देखो इसकी शीर्ष बता दो कितना होता है, क्योंकि संयुग्मी अतपरवलय है, इसका जो शीर्ष होता है वो 0, b होता है। कितना होता है? 0, ±b होता है कि नहीं? तो इस तरीके से ये देखो शीर्ष है 0, ±b, और b की वैल्यू यहां से देखो कितनी है, b बराबर 3 है। तो यहां पर 0, ±3 लिखना है। ये आपके देखो शीर्ष हो गए, ठीक है। इसके बाद शीर्ष के बाद दूसरे पॉइंट पर आपको शीर्ष के बाद देखो नाभियां लिखना है ना। नाभियां भी देखो इसकी उल्टी होती है ना। क्या होती हैं? 0, ±b इसकी नाभियां होती हैं। तो ये तो 0 लिखा रहने, ±b इंटू ई, और b की वैल्यू हम 3 लिख दें, और e की वैल्यू हम लिख दें कितनी, 4 लिख दें, है ना। e की वैल्यू 4 है। तो इस तरीके से 0, ±4 तिया 12। यहां से देखिए नाभियां हो गई कितनी, 0, ±12। नाभियों के बाद शीर्ष हो गया, नाभियां हो गई। मेरे ख्याल से नाभिलंब और पूछी गई है ना। नाभिलंब की लंबाई यहां लिख दें, नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब की जो लंबाई होती है उसको भी देखो ध्यान दें। पहले टाइप का जो मानक रूप होता है उसकी नाभिलंब की लंबाई होती है 2b² अपॉन a, और इसमें होता है 2a² अपॉन b होता है, ठीक है। ये सारे आपके जो फॉर्मूले हैं बस a के जगह पे b और b के जगह a लिख के पलट जाते हैं, बस इस प्रकार से होता है। तो 2 इंटू a² और a² को 2a² अपॉन b, यहां स्क्वायर नहीं है, ठीक है। 2a², देखो a² को क्या लिखोगे, 27, यहां 27 लिख दें, और बटे में b, और b की वैल्यू कितनी लिखेंगे, 3 लिख दें। तो 3 निम 27, 9 बार कैंसिल करोगे, 9 दूनी 18। यहां देखिए ये आपके पास नाभिलंब की लंबाई निकल आई 18, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से ये देखो दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बस केवल आपको ये याद रखना है कि अतपरवलय किस टाइप का दिया गया है। पहले प्रश्न में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, छठवें में 6 प्रश्न दिए हैं, और 6 प्रश्नों में से बस 2 ही टाइप हैं, या तो आपको मानक रूप का अतपरवलय मिलेगा या उसका संयुग्मी अतपरवलय मिलेगा, ठीक है। इनको आपको केवल समझना है। चलो इसको नोट कर लें और फिर देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ। तीसरा प्रश्न देखो क्या है। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न है, इसमें लिखा है 9y² - 4x² बराबर 36। यहां भी इसको देखने से आपको देखो एकदम पता चल जाएगा। बस देखिए इसको अच्छे से, मन से सोचना है आपको कि ये किस टाइप का अतपरवलय है, बस इतनी बात है केवल, बाकी कोई खास बात नहीं है। सारे प्रश्न एक जैसे हैं। यहां से देखो ये अतपरवलय का समीकरण दिया गया है। पहला काम होता है इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लें, मानक रूप में बनाएं। तो 36 से हम यहां भाग कर दें, 9y² और बटे में यहां 36 लिख दें, -4y², यहां भी बटे में 36 लिख दें। तो यहां पर देखो 1 मिल जाएगा, ठीक है कि नहीं। अब यहां से 9 का डिवाइड करोगे 4 बार, और 4 को इससे डिवाइड करोगे 9 बार, तो यहां आपको ऐसे मिल जाएगा y² बटे में 4, माइनस में यहां से ये क्या था, x है ना। तो यहां देखो x² बटे में 9 और बराबर में 1, ठीक है। इसमें अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ऐसा लिख देंगे x² बटे 9 माइनस में y² बटे 4 बराबर में -1 लिखेंगे, ठीक है। माइनस से गुणा करने पर ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और ये भी आपका माइनस का हो जाएगा। तो यहां से अब आपको संयुग्मी अतपरवलय की शकल लगने लग गई होगी, है ना। तो इसकी हम तुलना करेंगे, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² बराबर -1 से इसकी तुलना कर दें।
तुलना करने से यहां देखो ए स्क्वायर की वैल्यू हमें कितनी 9 मिल जाएगी और यहां से बी स्क्वायर की वैल्यू हमें 4 मिल जाएगी, जिससे ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू हमें यहां से 2 मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो वही बात है मेरे ख्याल से, अब हमें कुछ बताने की खास बात नहीं है। यहां से अगर आपने ए और बी निकाल लिया है तो स्टार्ट कर दें उत्केंद्रता से। उत्केंद्रता अभी हमने आपको बताया था कि दूसरा ये संयुग्मी अतपरवलय है ना, इसलिए इसकी उत्केंद्रता को हम क्या लिखते हैं 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और इसका अंडर रूट ना लगाएं तो इसका वर्ग कर दें। ठीक है, उत्केंद्रता के लिए ये फॉर्मूला है। तो 1 प्लस ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर को यहां क्या लिखेंगे 9 बटे में बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर को क्या लिखेंगे 4। तो इस प्रकार से देखो यहां से हमने ए स्क्वायर की वैल्यू 9 और बी स्क्वायर की वैल्यू 4 रख के इसको हल करेंगे। ई स्क्वायर बराबर 9 4 13 और 13 बटे 4 लिख दें और इसका वर्गमूल लें तो ई बराबर अंडर रूट 13 बटे 2 लिखेंगे। ये तो देखो इसकी उत्केंद्रता निकल के आ गई। ठीक है, अब यहां शीर्ष बता दो, वही सारी बात है, कुछ नया करना ही नहीं है। शीर्ष लिखना है तो आपको शीर्ष क्या होते हैं इसके 0, प्लस माइनस बी इसके शीर्ष होते हैं। तो यहां से देखो 0, प्लस माइनस बी और बी की वैल्यू यहां हम 2 लिख दें तो ये देखो हमें शीर्ष मिल गई, है ना, शीर्ष मिल गई। अच्छा, इसके बाद हम नाभियां की बात करें, नाभियां कितनी होती हैं तो आपको पता है नाभियां इसकी होती हैं 0, प्लस माइनस बी ई होती हैं। 0, प्लस माइनस बी और बी की वैल्यू यहां 2 लिख दें और ई की वैल्यू हम कितनी लिखेंगे अंडर रूट 13 बटे 2। 2 से 2 कैंसिल करेंगे, नाभियां हमें मिल जाएंगी 0, प्लस माइनस अंडर रूट 13। ये आपकी देखो नाभियां होगी। ठीक है, नाभियां निकाल ली आपने, शीर्ष आपने निकाल लिए, उत्केंद्रता आपने निकाल ली, केवल आपको अब नाभिलंब की लंबाई और निकालनी है। यहां लिख दें देखो नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब की लंबाई बताओ होती कितनी है तो आपको लिखना है 2a स्क्वायर अपॉन बी होती है ना, संयुग्मी है तो 2a स्क्वायर अपॉन बी होती है। 2 की अपनी जगह पे a स्क्वायर की वैल्यू लिख दें, है ना, a स्क्वायर की वैल्यू लिख दें। a स्क्वायर की वैल्यू है 9 लिख दें और अपॉन में b और b की वैल्यू हम 2 लिख दें। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल कर दें तो 9 हो जाएगी। नाभिलंब की लंबाई 9 इकाई लिखना है। ठीक है, नाभिलंब की लंबाई संयुग्मी अतपरवलय में होती है 2a स्क्वायर अपॉन b होती है। ठीक है, तो यहां से 2a स्क्वायर की वैल्यू हमने 9 रख दी और अपॉन में b को हमने 2 लिख लिया और 2 से इसको काटने के बाद नाभिलंब की लंबाई 9 इकाई। ठीक है, तो बच्चों मेरे ख्याल से अब तो आप सभी प्रश्न कर सकते हो, बड़े आराम से कर सकते हो, केवल आपको मानक रूप में बनाना है ना। मानक रूप में बनाने के बाद फिर इनको हम बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आपको बस शकल पहचाननी है कि पहले टाइप का है या उसका संयुग्मी है, बस इस टाइप से ही आपको सारे फॉर्मूले पता है, उसमें मान रख के हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 हम 6 प्रश्नों को कंप्लीट मानते हैं। हम 7वें प्रश्न से आगे बढ़ते हैं। देखो 7वें प्रश्न में अब उल्टी बात शुरू हो गई, उल्टी गिनती शुरू हो गई। इसमें हमें शीर्ष दिए गए, इसकी नाभियां दी गई। अब हमसे पूछा गया है कि इनको संतुष्ट करते हुए अतपरवलय का समीकरण कितना होगा वो बताना है। इसको रब कर लेते हैं। अब देखो ध्यान दें, इसमें से जो चीजें हमें दी गई हैं उसकी मदद से अतिपरवलय का समीकरण हमें बनाना है। ठीक है, देखिए ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7वां। इसमें आपसे कहता है कि इसके शीर्ष दिए गए हैं। यहां पर देखो शीर्ष आपसे कहता है कि शीर्ष है प्लस माइनस 2,0, ये आपका शीर्ष है। और यहां पर जो नाभियां हैं वो भी आपको यहां दी गई हैं। नाभियां देखो कितनी दी गई हैं, ये है प्लस माइनस 3,0, ये इसकी नाभियां हैं। अब भाई आप ये देख के बता दो कि अगर शीर्ष प्लस माइनस a,0 होते हैं, नाभियां प्लस माइनस a,0 होती हैं, तो इसका जो अनुप्रस्थ अक्ष है वो x अक्ष पर होता है। ये पक्की बात है। मतलब अगर अनुप्रस्थ अक्ष x अक्ष पर होता है तो शीर्ष आपके प्लस माइनस a,0 होते हैं, नाभियां प्लस माइनस a,0 होती हैं। बोलो होती हैं नहीं? तो अगर हम इसकी तुलना करेंगे तो यहां से a की वैल्यू हमें 2 मिल जाएगी और यहां से अगर हम इसकी तुलना कर दें तो a की वैल्यू हमें कितनी 3 मिल जाएगी। देखो a की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू मिल गई, है ना। अब हमें a और a दोनों की वैल्यू मिल गई तो अब मेरे ख्याल से हम b की जरूरत और है। a मिल जाए, b मिल जाए, समझो अतपरवलय का समीकरण मिल गया। ये तो हमें पता है, b की वैल्यू और पता कर लेते हैं।
उसके लिए हम उत्केंद्रता वाले फॉर्मूले को यहां अप्लाई करें तो ए स्क्वायर बराबर 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। याद रखना है देखो इसकी उत्केंद्रता कितनी होगी, क्योंकि ये इसका जो अनुप्रस्थ अक्ष है वो एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष है अगर तो आपको इस टाइप में लिखना है उत्केंद्रता बराबर 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का अंडर रूट होती है, तो यहां से अंडर रूट खत्म करोगे दोनों पक्षों का स्क्वायर करके, ठीक है। या इसको ऐसा भी देखो लिखा जा सकता है, यहां से ए स्क्वायर इधर गुणा कर दें, ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। अब यहां से देखो इसको ए का होल स्क्वायर लिख लें बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए की वैल्यू यहां से देखो हमें 3 दी गई है, इसको 3 लिख के स्क्वायर करें, ए स्क्वायर को 2 लिख दें, देखो 2 का स्क्वायर कर दें और यहां से बी स्क्वायर की वैल्यू अब हमें मिल जाएगी 3 का स्क्वायर 9 और ये 2 का स्क्वायर 4, यहां इधर ले आओ माइनस का 4 और बराबर में बी स्क्वायर, तो यहां से देखो बी स्क्वायर की वैल्यू हमें 5 मिल गई, एकदम सिंपल सी बात। अब हमने देखो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू अगर मिल गई तो हम अतिपरवलय का समीकरण बहुत आराम से निकाल सकते हैं। अतिपरवलय का समीकरण, अतिपरवलय का समीकरण होता है देखो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और बराबर में 1 होता है। जैसा कि हमने बताया कि ये आपका कौन सा अतिपरवलय है जिसका ये अनुप्रस्थ अक्ष आपका एक्स अक्ष होता है, उस टाइप का आपका ये अतिपरवलय है। तो इसलिए इसको हम एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के मान लिखेंगे। तो यहां ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी लिखोगे बताओ, 2 और इसका स्क्वायर, ए का मान है 2, इसका स्क्वायर लिखना है, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की डायरेक्ट पूरी वैल्यू 5 लिखनी है, इसका स्क्वायर नहीं करना है क्योंकि बी स्क्वायर की वैल्यू 5 है और बराबर में 1। ये आपका देखो समीकरण इस प्रकार से मिलेगा, एक्स स्क्वायर बटे 4 माइनस वाई स्क्वायर बटे 5 बराबर में 1 यहां लिखेंगे, ठीक है। ये आपका देखो ये अब ठीक है, कोई डाउट? चलो इसको भी नोट कर लें, देखो आगे बढ़ते हैं अब। और इसके बाद देखो यहां पर अगला प्रश्न है जो 8वां, वो लगभग इसी टाइप का है, देखो इसको रब कर ले पहले, लगभग इसी टाइप का है, वो भी आपका प्रश्न लगभग इसी टाइप का है। बस केवल आपको समझना है कि अतिपरवलय मानक रूप का है या मानक रूप के संयुग्मी रूप का है, बस इतनी बातें आपको समझनी है, बाकी सब कुछ एकदम सिमिलर जैसा ही है। देखो 8वां क्या है, इसमें आपसे कहता है शीर्ष ये दिए गए हैं, देखो शीर्ष कितने हैं 0, प्लस माइनस 5, ये आपके शीर्ष हैं और ये आपकी देखो नाभियां कितनी हैं, तो यहां से देखो नाभियां और शीर्ष हमें जो दिए गए हैं उनसे हमें ये आइडिया लगाना है कि ये अतिपरवलय मानक रूप का है या मानक रूप के संयुग्मी रूप का है। इसको आपको देख के पता लगाना है, भाई बता दो शीर्ष अगर 0, देखो शीर्ष कितने हैं 0, प्लस माइनस बी, इस टाइप के हैं कि नहीं, तो अगर शीर्ष इस टाइप के हैं इसका मतलब ये आपका संयुग्मी अतिपरवलय है, तो यहां से हमें क्या करना है 0, प्लस माइनस बी से इसकी तुलना करके यहां से हमें बी की वैल्यू मिल जाएगी, बी बराबर कितना हो जाएगा 5, और यहां से देखो नाभियां कितनी होती हैं 0, प्लस माइनस बीई इसकी नाभियां होती हैं, यहां से अगर हम तुलना करेंगे तो बीई की वैल्यू हमें 8 मिल जाएगी, ठीक है। अब वही पुरानी वाली फिर बात शुरू, कौन सी, कि यहां से हम इसकी उत्केंद्रता के लिए जानते हैं ई स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। याद करिए अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिखा था, अब ए स्क्वायर अपॉन बी लिखा, क्योंकि ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इसलिए लिखा क्योंकि ये आपका संयुग्मी अतिपरवलय है ना, संयुग्मी अतिपरवलय है। तो यहां से देखो ई स्क्वायर, इसको ऐसे अभी लिखा जा सकता है, देखो बी स्क्वायर का यहां गुणा कर दें तो बी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर बराबर में ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं बी इंटू ई का होल स्क्वायर, बी इंटू ई बराबर 8 लिख दें तो 8 का स्क्वायर लिख लें, बराबर में यहां बी की वैल्यू 5 और 5 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहां देखो 8 का स्क्वायर 64 माइनस यहां देखो 25 लिख दें और बराबर में यहां ए स्क्वायर लिख लें, तो ए स्क्वायर की वैल्यू यहां से ये 14 में से 5 घटा के 9 लिख सकते हैं और ये 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 हमें मिल जाएगा। ए स्क्वायर की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 39, ठीक है बच्चों। अब तो मेरे ख्याल से जब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू हमें पता चल जाती है तो अतिपरवलय का समीकरण हम निकाल सकते हैं। अति
परवलय का समीकरण क्या होता है? अति परवलय का समीकरण देखो संयुग्मी अति परवलय है, इसलिए याद रखना है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर -1 होता है। संयुग्मी अति परवलय है ना ये, तो इसमें हमें मान रखना है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर को हम लिखेंगे 39, ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर को हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर, और बराबर में -1। तो ये आपको आंसर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 39 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 25 और इक्वल टू -1। ये आपका देखो इक्वेशन है, ठीक है, इसको भी नोट करें। इसके बाद देखो हमने जैसा कि बताया कि आपको जो प्रश्न में दिया गया है उसको आपको अच्छे से रीड करना है, समझना है कि ये आपका परवलय मानक रूप का है या उसका संयुग्मी रूप है, बस इतनी बात है। जैसा कि हम हर प्रश्न में आपको याद दिलाते हैं कि आपको समझ के काम करना है, ठीक है। आगे अब देखते हैं 9वां प्रश्न क्या है। देखो 9वें प्रश्न में भी हमें शीर्ष दिए गए हैं और इसकी नाभियां दी गई हैं, तो मेरे ख्याल से 9वां प्रश्न में यही सब कुछ है ना, इसके शीर्ष हमें इसी रूप में दिए गए हैं, नाभियां भी इसी रूप में दी गई हैं, तो ये भी आपका संयुग्मी अति परवलय से ही करना है, ठीक है। 9वां प्रश्न भी आप कर सकते हो। इसके बाद देखो 10वां प्रश्न की बात करते हैं, इसको रब कर लें। 10वें प्रश्न पर हम पहुंच जाते हैं। देखो 10वां प्रश्न क्या है, देखिए 10वां प्रश्न क्या है। 10वां प्रश्न आपका है कि कोई आपका अति परवलय है जिसकी नाभियां दी गई हैं ±5,0 और अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई 8 दी गई है। देखो यहां से 10वां प्रश्न हमारा यह है कि यहां पर नाभियां दी गई हैं, नाभियां बता दो बच्चों कितनी नाभियां हैं। नाभियां दी गई हैं ±5,0 इसकी नाभियां दी गई हैं, और इसके बाद में इसकी अनुप्रस्थ अक्ष और यहां दी गई है ना, अनुप्रस्थ अक्ष। अनुप्रस्थ अक्ष बराबर कितना है, अनुप्रस्थ अक्ष की यहां लंबाई 8 इकाई दी गई है, ठीक है। यहां पर 2 चीजें दी गई, इससे पहले तो हमें यह अनुमान लगाना है कि अति परवलय कौन से टाइप का है, ठीक है। तो यहां से देखो नाभियां ±AE,0 दी गई हैं। यहां पर देखो बाई निर्देशांक 0 है, तो यहां पर निश्चित रूप से पहले मानक रूप वाला अति परवलय है ये आपका, जिसमें यहां से नाभियां कितनी होती हैं आपको पता है, इसकी नाभियां होती हैं ±AE,0 होती हैं। अगर इससे हम यहां तुलना कर दें तो AE की वैल्यू हमें 5 मिल जाएगी। अच्छा अनुप्रस्थ अक्ष बता दो कितना होता है, अनुप्रस्थ अक्ष बराबर 2a होता है, और यहां से a की वैल्यू अब देखो 2a बराबर 8, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब पुरानी बात, AE हमें पता है, a बराबर हमें पता है, तो यहां से हम अति परवलय का जो फॉर्मूला होता है E² बराबर 1, यहां से याद रखना है, देखो पहले टाइप का है ना, तो 1 + b² अपॉन a² यहां लिखना है, ठीक है। अब इसको हम यहां ऐसे भी लिख सकते हैं कि a² इंटू E², a² इंटू E², ठीक है, और बराबर में यहां लिख दें a² + b² लिख लें। अब इसको हम AE का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और AE का मान 5 लिख सकते हैं, तो यहां लिख दें 5 का स्क्वायर बराबर a का मान 4 लिख दें, 4 का स्क्वायर प्लस हम b² ज्ञात करेंगे। यहां से देखो 5 का स्क्वायर जब करेंगे तो 5 का स्क्वायर यहां 25 मिल जाएगा, और ये 4 का स्क्वायर 16, यहां माइनस का लिख दें, और ये b², तब यहां से देखो b² की वैल्यू कितनी मिलेगी, 9 वर्गमूल लें तो b का मान 3 हो जाएगा। या इसको ऐसा ही लिखा रहने कोई समस्या नहीं, क्योंकि हमें अति परवलय के समीकरण में b² की ही जरूरत है। तो क्या होता है अति परवलय का समीकरण, अति परवलय का समीकरण जो है वो होता है इस टाइप में, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² बराबर 1। ये आपका अति परवलय का मानक रूप है, ठीक है। तो यहां से हम a² और b² की वैल्यू रख दें, x² अपॉन a² और a का मान हम 4 रख दें और इसका स्क्वायर लिख दें, फिर माइनस y² अपॉन b² और b² की वैल्यू यहां पर 9 लिख दें और बराबर में 1। तो इस टाइप से देखो हमें यहां से x² बटे 16 माइनस y² बटे 9 बराबर 1, ये आपका अति परवलय का समीकरण मिल जाएगा, ठीक है। चलो भाई इसको भी नोट करें। देखो हमने बताया कि बस पहचानना है कि किस टाइप का है, बाकी बार बार वही बात है ना, रिपीट। चलो इसको भी नोट कर लें। इसके बाद देखो ये है आपके पास 11वां क्वेश्चन है, इसको आप खुद कर सकते हो। और इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां। देखो यहां पर लिखा है नाभियां यहां पर दी गई हैं और नाभि लंब जीवा की लंबाई दी गई है।
यहां से क्वेश्चन नंबर ये 12वां है और इस 12वें प्रश्न में आपसे कहता है नाभियां यहां दी गई है ना, नाभियां, और नाभि लंब की लंबाई दी गई है, यहां पर लिख लें नाभियां। देखो नाभियां यहां पर दी गई हैं +-4,0, ये इसकी नाभियां हैं, है ना, नाभियां हैं +-4,0, ये 13वां बताने लगे। नाभियां देखो इसकी 13वां की जगह 12वां देखो, +-3 × √5,0, ये है +-3 √ 5,0, ये नाभियां हैं। और नाभि लंब की लंबाई यहां दी गई है, नाभि लंब की लंबाई, नाभि लंब की लंबाई बराबर यहां से हमें दी गई है कितनी, 8। अब देखो यहां से आप नाभियों को देख के आइडिया लगा सकते हो कि ये आपका अतपरवलय किस रूप का है, पहले रूप का, मानक रूप का अतपरवलय है। यहां से आपको लिखना है +-AE,0, इसकी नाभियां होती हैं। अगर इससे तुलना कर दी जाए तो यहां से देखो AE की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 3√5 मिल जाएगी। और नाभि लंब की लंबाई भी आपको पता है 2b² होती है, जो कि हमें 8 दी गई है, ठीक है, यहां 8 दी गई है। तो अब इन दोनों की मदद से हमें क्या करना है, इन दोनों की मदद से हम a और b की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो यहां सिंपल सी बात है, एक काम करते हैं, हम यहां से b² की वैल्यू निकालें तो हमें 8 × a/2 मतलब 2 से 4 बार डिवाइड करके यहां से b² की वैल्यू हमें 4a मिल जाएगी, ठीक है। AE की वैल्यू हमें मिल गई और b² की भी वैल्यू हमें मिल गई। अब हम उत्केंद्रता वाले फॉर्मूले को यहां अप्लाई करेंगे तो E² बराबर होता है 1 + b²/a² होता है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है a² इंटू में E² बराबर में a² + b² लिख दें, और AE को हम 3√5 लिख के इसका स्क्वायर लिख लें, बराबर में a² को हम ज्यों का त्यों रखें, जबकि यहां से देखो b² की वैल्यू कितनी है, 4a है, ठीक है। तो यहां से देखिए, यहां इसका स्क्वायर 9×5 = 45 हो जाएगा। तो a² प्लस में 4a और माइनस में 45 बराबर 0 लिख के इसको हम गुणनखंड कर लें, तो यहां से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी और फिर इस a की वैल्यू को हम यहां रख दें तो b की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। जब a और b दोनों की वैल्यू मिल जाए तो हम अतपरवलय का समीकरण निकाल सकते हैं। देखो इसको यहां से फैक्टर करके इसको हल कर लेते हैं। a² प्लस में कितना है, 4a और माइनस का 45 बराबर 0। देखो ध्यान दें, 9×5 = 45 होता है ना। 9 में से 5 घटाओगे 4, यहां से इस प्रकार इसको लिखना है। a² प्लस में 9a माइनस का लिखें यहां 5a माइनस में 45 और बराबर में 0, ठीक है इतना। अब यहां से देखो a कॉमन लेने से हमें a + 9 लिखना पड़ेगा, और यहां से अगर -5 कॉमन लें तो यहां भी हमें a + 9 लिखना होगा और बराबर में 0। अब यहां देखो a + 9 फिर से कॉमन है, और यहां से हमें लिखना है a - 5 और बराबर में यहां लिख दें 0। अब यहां देखो इसको इस प्रकार लिख लें कि यदि a + 9 बराबर 0, तब यहां से a की वैल्यू हमें -9 मिल जाएगी। a की वैल्यू कितनी मिलेगी, -9, ठीक है। और यदि यहां से अगर इसको 0 लिखेंगे, a - 5 को 0 लिखेंगे, तो अब यहां से a की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, a की वैल्यू यहां से 5 मिलेगी, ठीक है। a की वैल्यू अगर हम 5 रख दें और b की वैल्यू यहां से देखो हमें मिल जाएगी। यहां से a की वैल्यू जो -9 है, अगर हम -9 यहां लिख दें तो माइनस संख्या का वर्गमूल नहीं आता, इसलिए इसको यहां हम अमान्य लिख देंगे। क्या लिखेंगे, अमान्य, ठीक है। a की वैल्यू 5 यहां अगर रख दें, a बराबर 5, तो b² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 × 5 मतलब b² की वैल्यू 20 हो जाएगी। अब बता दो अतपरवलय का समीकरण, अतिपरवलय का समीकरण बता दो कितना होता है। ये होता है x² / a² माइनस y² / b² बराबर 1 होता है कि नहीं। बस यहां से a² और b² के मान आप यहां रख के इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। x² / a² और a² को हम यहां लिख दें 5 और 5 का स्क्वायर, और माइनस में y² / b² और b² को डायरेक्ट 20 लिख दें बराबर में 1। तो ये हो गया देखो अतपरवलय का समीकरण, x² / 25 माइनस y² / 20 बराबर में 1। ये देखो आंसर आ गया, ठीक है। तो इस टाइप का ये आपका क्वेश्चन नंबर 12वां है। चलो इसको भी नोट कर लें, और इसके बाद देखो आगे की बात मेरे ख्याल से अब आपको खुद करनी है, कर सकते हो। नाभियां यहां भी दी गई हैं, नाभ लंब जीवा की लंबाई 12 दी गई है,
तो 12वां प्रश्न और 13वां प्रश्न बिल्कुल एकदम सिमिलर है, एक जैसा ही है, आप कर सकते हो। इसके बाद देखो 14वां प्रश्न के लिए, 14वां प्रश्न क्या है, इसको रब कर लें। देखिए 14वां प्रश्न क्या है, देखिए ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 14वां, जिसमें लिखा है शीर्ष +-7,0 और उत्केंद्रता 4/3। देखो यहां भी एकदम आसान बात है, 14वां प्रश्न है, इसमें लिखा है इसके शीर्ष कितने हैं, अति परवलय के शीर्ष दिए गए हैं +-7,0 और इसके बाद इसकी जो ई मानी उत्केंद्रता है वो 4/3 दी गई है। तो यहां शीर्ष को देख के आप बता सकते हो कि ये आपका पहले टाइप का मानक टाइप का अतिपरवलय है, +-a,0 इसके शीर्ष आपको लिखना है, ठीक है। तो +-7,0 की तुलना यहां से अगर कर दी जाए तो a बराबर यहां से देखो 7 मिल जाएगा। a का मान 7 है, e का मान हमें पता है, तो उत्केंद्रता वाले फॉर्मूले को यहां अप्लाई कर दें, ठीक है। तो यहां देखो e की वैल्यू हमें 4/3 लिखनी है, इसका स्क्वायर लिख लें बराबर 1 + b² और b² की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, जबकि a² की वैल्यू हमें 7 दी गई है, ठीक है। तो यहां 7 का स्क्वायर लिखना होगा। तो 4 चौको 16/9 बराबर में 1 + b² 7 × 49। अब ये प्लस का एक इधर ले आए, b² 49 बराबर में 16/9 माइनस का 1, इस प्रकार लिख लें, ठीक है। तो b² 49 बराबर में यहां से 9 एलसीएम आ जाएगा, तो 16 - 9 और यहां से देखो 7/9 लिखना है, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो b² बराबर कितना हो जाएगा, b² बराबर में 7 × 49/9, ठीक है। तो ये b² की वैल्यू चलो गुणा इसका कर लेते हैं, 7 × 9 = 63 हासिल में 6 और 7 चौको 28, 28 में 6 जोड़ेंगे 34, ठीक है, और बटे में 9, ये b² की वैल्यू हो गई। अब यहां देखो अतिपरवलय का समीकरण निकाल लो। अतिपरवलय का समीकरण, अतिपरवलय का समीकरण क्या होता है, आपको यहां लिखना है x² a² और माइनस में y² b² बराबर 1 होता है। तो यहां देखो x² a² की वैल्यू हम कितनी लिखेंगे, देखो 7 लिखना है, इसका स्क्वायर लिख दें, माइनस y² b² की पूरी डायरेक्ट वैल्यू 343/9 लिखना है बराबर 1। ये देखो इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसको ऐसे लिख दें x² 49 माइनस, अगर चाहो तो इस 9 को ऊपर पहुंचा दें, ऐसा भी इसको लिख सकते हैं 343/में और बराबर में 1, ठीक है। ये देखो अतिपरवलय का समीकरण हो गया। तो इसके बाद देखो बच्चों बिल्कुल एकदम आसान सा एक और प्रश्न है 15वां, इसमें नाभियां दी गई हैं और ये भी आपको नाभियों को देख के पता लग गया होगा कि ये आपका संयुग्मी अतिपरवलय है और ये बिंदु कहां से 2,3 से जाता है। तो 2,3 से संतुष्ट कराओगे तो ए बी में एक समीकरण मिल जाएगा और यहां से देखो 0, ±be से आपको तुलना करके यहां से बी की वैल्यू मिलेगी, फिर हम उत्केंद्रता वाले सूत्र से हल करके ए बी की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। इसको भी आप खुद कर सकते हो। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका जो अतिपरवलय का टॉपिक था वो आपकी पूरी एक्सरसाइज यहां से समाप्त हो गई और मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब इसके बाद विविध प्रश्नावली है, जो अध्याय 11 पर आधारित विविध प्रश्नावली है, वो आपकी छोटी सी एक 8 प्रश्नों की एक्सरसाइज और है बाकी, ठीक है। और फिर इसके बाद शंकु परिच्छेद का पूरा आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों फिलहाल आज के लिए इतना ही रखें, मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।